नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई। और आज हम एक ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार के निवास पर हैं, मतलब उनके बच्चे प्रतीक सोनवलकर जी, जो उनकी साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मूर्धन्य साहित्यकार दिनकर सोनवलकर जी, सोनवलकर जी के बारे में विस्तार से आप बताएंगे, लेकिन खंडवा में माखनलाल चतुर्वेदी जी का उनको सानिध्य रहा और आचार्य रजनीश जी के साथ क्लास फेलो रहे वो, और बच्चन हरिवंश राय बच्चन जी के दोस्त रहे हैं, और सुमन जी का भी उनको सत्संग रहा है। इस तरह से वो महान साहित्यकारों के बीच में रहे, लेकिन खुद भी अपने आप में जो उन्होंने लिखा है वो आज पूरा साहित्य जगत उस पर गर्व करता है। और साहित्य जगत के अलावा अलावा राजनीति में भी राज्यपाल हों या और भी नेता उनके साहित्य को पढ़ते हैं और लोगों से कहते भी हैं कि उनके साहित्य को हमने पढ़ा है, युवा पीढ़ी को भी पढ़ना चाहिए। तो प्रतीक सोनवलकर जी भी उनकी, मैंने जैसा बताया कि उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम उनसे उनके काव्य संग्रह, अनुवाद संग्रह जो दिनकर जी ने लिखा है उसके बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार केशव जी। पहली बात तो हम आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अभी हम मुंबई में राज्यपाल जी के यहाँ थे जी। तो उन्होंने पिताजी के साहित्य पर काफ़ी बातचीत की जी। और गर्व महसूस किया। हमें भी कहा कि आप उज्जैन में हो और आपके मध्य प्रदेश के ही इतने बड़े साहित्यकार जिनको मैं पढ़ता हूँ और मैं बहुत पसंद करता हूँ। जी जी। तो आप पापा जी के जो साहित्यिक यात्रा है, जी जी, उनकी जो काव्य संग्रह, अनुवाद संग्रह, जी जी, थोड़ा उसके बारे में बताएं, फिर विस्तार से एक बात। जी जी। केशव जी, जैसा कि आपने उल्लेख किया, पिताजी स्वर्गीय श्री दिनकर सोनवलकर जी हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार और कवि थे। और ऐसा कहा गया है, धर्मवीर भारती जी का एक कथन है कि हिंदी में व्यंग्य कविता की जो शुरुआत है वो दिनकर सोनवलकर से होती है। गद्य में हरिशंकर परसाई से होती है और पद्य में, कविता में दिनकर सोनवलकर से होती है। तो दमोह के एक मध्यम वर्गीय परिवार में वो जन्मे, बुंदेलखंड में, और परिवार में कोई साहित्यिक पृष्ठभूमि नहीं थी, कोई ऐसा लिखने पढ़ने का कोई कवि परंपरा नहीं थी उनके परिवार में। लेकिन उनके पिताजी जो उस ज़माने के वकील थे, बहुत काफ़ी उनको पढ़ने में और अच्छा पढ़ने में रुचि थी, तो वो संस्कार पिताजी में आए। और धीरे धीरे उन्होंने, जब 1932 में उनका जन्म हुआ, मध्यम वर्गीय परिवार था, 1948 में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी 16 साल की उम्र में, आया बसंत। और वो कविता तत्समय की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी नवनीत, उसमें वो प्रकाशित हुई। और उसके बाद जब उन्हें एक कविता के प्रकाशन से प्रोत्साहन मिला तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाया, उसको विस्तार दिया। और धीरे 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 वो देश के जो उस समय के जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी, जैसे धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बरी, दिनमान, नवनीत, नई दुनिया, उसमें लगातार वो छपने लगे, आकाशवाणी में जाने लगे, दूरदर्शन पे लोग उनको पहचानने लगे। और एक बहुत बड़ा उनको क्षितिज मिला और उनकी जो शुरुआत हुई सन 1948 से, वो 2000 तक उनके देहावसान तक जारी रही। जहाँ तक आप उनके साहित्यिक यात्रा के बारे में हम बात करें तो उनका पहला काव्य संग्रह है अंकुर की कृतज्ञता। वो उनका पहला काव्य संग्रह है जो लोक चेतना प्रकाशन जबलपुर से प्रकाशित हुआ। उसके बाद आज से असभ्यता एक उनका काव्य संग्रह है, वो सोनवलकर सदन दमोह का ही प्रकाशन है, परिवार का। उसके बाद दीवारों के खिलाफ एक ऐसा काव्य संग्रह था जिसमें विट्ठल भाई पटेल जो गीतकार हैं, जिन्होंने फिल्म बॉबी के गीत लिखे हैं, हाँ, सागर के, वो उनके कनिष्ठ थे यूनिवर्सिटी में। उसमें विट्ठल भाई पटेल, दिनकर सोनवलकर और दमोह के एक बहुत अच्छे साहित्यकार है सत्यमोहन वर्मा, उन तीनों की कविताएं उसमें शामिल है। बहुत चर्चित हुआ दीवारों के खिलाफ। उसके बाद इकतारे पर अनहद राग जो उनका काव्य संग्रह 76 में आया, तब वो जावरा आ गए थे रतलाम के बाद, तो उस काव्य संग्रह को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार मिला पहला। वो बहुत चर्चित हुआ, उसकी कविताएं देश के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में उसकी समीक्षा हुई, प्रकाशित हुई। उसके बाद आत्मीय संगीत का काव्य संग्रह आया। फिर शीशे और पत्थर का गणित जो उनका व्यंग्य काव्य संग्रह है, व्यंग्य कविताओं का, वो उनका सबसे लोकप्रिय चर्चित काव्य संग्रह है जो वर्तिका प्रकाशन सतना से प्रकाशित हुआ। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि मुंबई विश्वविद्यालय
कि हिंदी पाठ्यक्रम में इस शीशे और पत्थर का गणित कविता को शामिल किया गया। ये न केवल दमोह और उज्जैन के लिए, जावरा के लिए, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है कि उनके उस कविताओं को उन्होंने लिखा था 82 में, और उनके जाने के 21 साल बाद उस कविता को हिंदी विभाग के पाठ्यक्रम में मुंबई विश्वविद्यालय में शामिल करना इस बात को रेखांकित करता है कि उनकी कविताएं आज भी लोग पढ़ते हैं और वो आज भी प्रासंगिक हैं। ये एक बहुत बड़ी बात। जैसे कहते हैं कि कवि कभी मरता नहीं, अमर रहता है, तो ये उनके इस काव्य संग्रह से प्रमाणित होती है बात। उसके बाद उनके अनुवाद संग्रह भी हैं 4, वो एक उनका महत्वपूर्ण काम है। उन्होंने मराठी से हिंदी अनुवाद बहुत किया, मराठी भाषी थे वो, लेकिन ऐसे बहुत कम साहित्यकार हैं जिनका दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। उसमें से वो थे, मराठी और हिंदी दोनों पे उनका अधिकार था। और उस समय के जो दलित कवि थे, मंगेश पाडगांवकर, करंदीकर, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उनकी नामदेव ढसाल जी, उनकी उन्होंने मराठी कविताओं का हिंदी अनुवाद किया, जो रक्त में जलते हुए अनगिनत सूर्य इस शीर्षक से वो प्रकाशित है और पुरस्कृत भी है श्रेष्ठ अनुवाद हेतु मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा। उसके बाद उनका एक काव्य संग्रह आया, मराठी दलित कवियों की प्रतिनिधि रचना, ये भी बहुत चर्चित हुआ, बहुत बड़ा काम किया। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक बात तब हुई जब अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा, और उस समय बाबा आमटे जो समाजसेवी रहे, जिनका बहुत बड़ा नाम है पूरे विश्व में, उनकी भारत जोड़ो पदयात्रा चली थी और उस पदयात्रा का समापन मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ था। और उस समय बाबा आमटे जी और अर्जुन सिंह जी जो सीएम थे, उनकी उपस्थिति में उस पुस्तक का लोकार्पण हुआ था। 2 उनकी कविताएं थी बाबा आमटे जी की, ज्वाला और फूल और त्रियोगी, इसका उन्होंने हिंदी अनुवाद किया और इसकी भूमिका प्रख्यात कवि और साहित्यकार बालकवि बैरागी जी ने लिखी। अभी हाल ही में अमित जी ने आपको आमंत्रित किया था। जी। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी जी या हरिवंश राय बच्चन जी और सुमन जी, जो इनका सानी, तो इनका जो पत्राचार हमको देखने को मिला, तो जो पत्राचार किस तरह के इनके पत्राचार होते थे, उनमें क्या बात होती थी, आपने तो सब पढ़ा है, देखा हुआ है। हाँ, इन पत्रों में मैंने देखा है, जब मैं बचपन में, जब मैंने होश संभाला तब से मैंने उनके काफ़ी पत्र पढ़े हैं। मतलब सैकड़ों की संख्या में उनके पत्र आते थे, बच्चन जी के, सुमन जी के, और उतनी ही संख्या में इनका जवाब जाता था, क्योंकि उस ज़माने में पत्र ही एक साधन था संवाद का, मोबाइल या टेलीफोन नहीं थे। तो उस समय मैं देखता था कि ये ज़्यादातर साहित्यिक चर्चाएं उसमें ज़्यादा होती थी पत्रों में। जैसे बच्चन जी ने कोई कविता लिखी या दिनकर जी ने कोई कविता लिखी, तो उस पर टिप्पणियाँ, उस पर उनकी प्रतिक्रिया, उस पर उनके सुझाव। और बच्चन जी के साथ एक बहुत बड़ी बात थी कि वो उनके पारिवारिक प्रसंग भी पिताजी से साझा करते थे, मैंने पढ़ा है। जब मुंबई में आपको अमिताभ बच्चन जी ने आमंत्रित किया, तो वो पत्रों का भी जिक्र हुआ, क्या क्या? हाँ, मैं आपको ही बताना चाह रहा हूँ कि हरिवंश राय बच्चन से दिनकर सोनवलकर जी की पहली मुलाकात जबलपुर में कवि सम्मेलन में हुई थी। जबलपुर के सेठ गोविंद दास बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, तो 1961 में वहाँ कवि सम्मेलन था। और मंच पर जब दिनकर जी ने बच्चन जी कविता गा कर सुनाई, बच्चन जी की जो पहली धर्मपत्नी थी श्यामा जी, उनकी मृत्यु पर उन्होंने एक विरह गीत लिखा था, साथी अब अंत दिवस का आया। वो जब पिताजी ने स्वरबद्ध करके गाई, वो बहुत अच्छे संगीतज्ञ भी थे और गाते भी थे, तो बच्चन जी रो पड़े मंच पे और उनको अपने साथ उस होटल में ले गए जहाँ उन्होंने ठहराया था। और उसके बाद उनका इतना घनिष्ठ संपर्क रहा कि उनका दमोह आना, रतलाम में हमारे घर पे आना 2 बार, रतलाम कॉलेज में पिताजी के कारण मधुशाला का पाठ करना, और हर पुस्तक उन्होंने बच्चन जी ने पिताजी को भेंट की है। और कई बार वो मुंबई उनके निवास पर गए, जब चकल्ले से आयोजन होता था, आपको ध्यान होगा, हाँ, मुंबई में धर्मवीर भारती जी और कई लोग उसको करते थे, उसमें वो हमेशा जाते थे और बच्चन जी की यहीं उनका भोजन या विश्राम होता था। तो उस समय एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत बड़ी बात है, सन 72 के आसपास अमिताभ बच्चन सितार बजा रहे थे, तब उभर रहे थे, उनकी जंजीर फिल्म रिलीज़ होने को थी। तो पापा ने उनसे वैसे ही पूछा बच्चन जी ने कि आपके यहाँ सितार कौन बजा रहा है, तो उन्होंने कहा अमित बजा रहे हैं। और बच्चन जी क्या महानता देखिए, सरलता की, उन्होंने अमित जी को बुलाया और उनको कहा कि दिनकर जी को भी संगीत का बहुत ज्ञान है और आप इनको भी कुछ धुन सुनाओ। तो करीब 15 से 20 मिनट अमिताभ बच्चन ने उनको उस ज़माने में सितार सुनाया था घर पर। ये एक बहुत गौरव की बात है। और धीरे धीरे ये जो उनका संपर्क था वो आत्मीय होता गया, प्रगाढ़ता बढ़ती गई। जब वो रतलाम आए तो मेरी माता जी का नाम उन्होंने मीनाक्षी रखा, मीरा से, और बहन का नाम प्रतीक्षा रखा। और ये भी एक संयोग है कि जब बहन का नाम प्रतीक्षा रखा,
उसी समय उनका अमिताभ बच्चन के प्रतीक्षा जो उनका जो घर है पहला, उसकी नींव डली थी 66 की बात। तो ये एक बहुत दोनों घटनाओं का संयोग है। और बच्चन जी ने कई उनकी निजी अनुभूतियाँ, उनके दुखांत प्रसंग भी काफ़ी उन्होंने साझा किए। वो उनमें से कुछ पत्र मेरे पास सुरक्षित हैं और कुछ हमने जो दुष्यंत संग्रहालय भोपाल में वो सुरक्षित हैं, इसलिए हमने वहाँ पर भी उसको सहेज के रखा है। आम जन को उसको कभी भी अवलोकन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जी, ऐसा बहुत कम होता है सर कि एक लेखन परंपरा को बच्चे आगे बढ़ाएं। हाँ आप एक इतने बड़े पद पे हैं, सरकारी पद पर हैं, उसके बाद भी आप गायन और लेखन को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं। तो पिताजी के समय आपको कोई प्रेरणा मिली थी लिखने की? हाँ, किस उम्र से लिखना शुरू किया? मैंने लगभग, पिताजी भी चाहते थे कि आप लेखक या? हाँ चाहते थे। मैंने लगभग 14 साल की उम्र में पहली कविता लिखी थी। मुझे याद है, मैं जावरा में, जहाँ पिताजी प्रोफेसर थे दर्शन के, वहाँ हम एक बार शाम को घूमने जा रहे थे। तो रात में आसमान पर जो तारे टिमटिमा रहे थे, तो उसको देखकर मैंने एक छोटी सी कविता बनाई थी उसी समय, कि आसमान में, काले आसमान में सफ़ेद तारे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने श्याम पट पर, मतलब ब्लैक बोर्ड पर सुनहरे कुछ इबारत लिख दी हो। तो पापा उससे बड़े खुश हुए, क्योंकि 14 साल का था मैं। उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया। और चूँकि घर में कई बड़े बड़े साहित्यकारों का आना होता था, नीरज जी, बच्चन जी, भवानी प्रसाद मिश्र, शरद जोशी, बैरागी जी, ये सब घर ही ठहरते थे, माया गोविंद जी, काका अतरसी, निर्भय अतरसी। तो उन सबके साथ मुझे भी, चूँकि मैं उनके घर पे ही था, तो सत्संग का मौका मिला, उनसे काफ़ी सीखने का, बातचीत करने का मौका मिला। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसे पिता मतलब मुझे मिले हैं। और उनकी कविता भी है कि बड़ी छोटी छोटी बातों पर घंटों मुझसे नाराज बैठा रहता मेरा बेटा। मुझे उसकी नाराज़गी से कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो जीवन में बड़े मुद्दों पर नाराज होना सीखे। भले ही उसके जीवन में पग पग पर युद्ध हो, मगर उसकी आत्मा में बुद्ध हो। क्या बात, वाह। तो ये उनका जो दर्शन है, अपने बेटे से जो उनकी एक आशा है कि ये वैसा अपना वो जीवन यापन करे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि उतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन उनकी प्रेरणा और उनकी कविताएं कभी कभी जब नौकरी में या परिवार में या जीवन में जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है विषम, तो उनकी कविताओं से बहुत संबल मिलता है, हौसला मिलता है। आपने उनको सुनाई थी अपनी लिखी हुई कविता? मैंने उनको उस समय वो कविता सुनाई थी, श्यामपट वाली। अच्छा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि वो बहुत जल्दी उनका देहावसान हो गया। और जब मेरा पहला काव्य संग्रह आया तो उसके पहले वो जा चुके थे, तो 2 काव्य संग्रह वो नहीं देख पाए। लेकिन उनके साथ हमको गायन के भी संस्कार मिले। जो टूटा फूटा हम गा लेते हैं, उसमें उन्हीं की प्रेरणा है। बचपन से हमको स्टेज पे वो खड़ा कर देते थे 3-4 साल की उम्र से, और उन्होंने हमको कभी संकोच नहीं पालने दिया, बोले गाओ, और खुद हारमोनियम बजा के हमसे गवाते थे। और माखनलाल चतुर्वेदी जी या आचार्य रजनीश जी का कुछ? हाँ, आचार्य रजनीश जी उनके सहपाठी रहे हैं। सागर विश्वविद्यालय में दोनों ने दर्शन शास्त्र में M.A. 7वीं किया। और रजनीश से भी उनका लंबा, चूँकि एक ही कमरे हॉस्टल में रहे, तो स्वाभाविक रूप से वो उनसे बहुत प्रभावित भी थे। विषय भी था उनका एक, और दोनों के विचार भी काफ़ी मिलते थे। और उनका एक जो आलेख है, रजनीश एक सहपाठी की नज़र में, वो मैंने बाद में एक पुस्तक में प्रकाशित किया है, जो एक बहुत चर्चित लेख है उनका। उसके बारे में, रजनीश जी के बारे में जानना हो तो उस लेख को भी हम पढ़ सकते हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा जिनको हम कहते थे, जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा, जो उनकी बहुत बड़ी कविता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गूथों में गूथा जाऊं, तो वो उस समय जब खंडवा में दिनकर जी जब प्रोफेसर थे सन 54-55 में, तब वो वहाँ पर थे। और उनके यहाँ भी उनका आना जाना काफ़ी था। बाल कवि बैरागी जी का कुछ? हाँ, बाल कवि बैरागी जी से उनकी बहुत घनिष्ठता रही, क्योंकि एक ही शहर के। हाँ, बाल कवि बैरागी जी मनासा के थे और दिनकर जी जावरा के थे। लेकिन बैरागी जी जब लोकसभा सांसद थे या मंत्री थे, तो वो जब मनासा से भोपाल या दिल्ली जाते थे, जावरा रास्ते में पड़ता था, तो उनका भोजन हमारे यहाँ ही होता था शाम को। वो घंटों उनकी चर्चाएं होती थी, और उनका और पिताजी की बहुत घनिष्ठता रही। और आपको ध्यान होगा 2015 में हमने कार्यक्रम किया था यहाँ, दिनकर सोनवलकर स्मृति समारोह किया था। उसमें बालकवी बैरागी जी, नेहा शरद जी, ये लोग सब मंच पर थे, सरोज कुमार जी। तो उस समय उन्होंने बताया था कि दिनकर सोनवलकर की कविता कि बौने आसमान नहीं छुआ करते, बहुत अच्छी कविता है, बौने आसमान नहीं छुआ करते क्योंकि आसमान की ऊंचाई भी उन्हें अपने खिलाफ एक षड्यंत्र मालूम पड़ती है, और फिर उन्हें इंद्रधनुषी आसमान नहीं काली की नज़र आती है। तो बोले ये कविता मैं दिनकर जी की अपने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ में देता हूँ। और एक बात उन्होंने और कही
कि धर्मवीर भारती जी का ये कथन है कि हिंदी में दिनकर सोनवलकर एकमात्र ऐसे कवि हुए हैं जिनकी कोई भी कविता अखबारों की दहलीज से वापस नहीं लौटी। उन्होंने जैसा लिखा वैसा छपा, और जैसा छपा वैसा लोगों ने पढ़ा, क्योंकि वो जोग लिखी लिखते थे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर साहित्यकार का एक इच्छा होती है, उनके बच्चों की इच्छा होती है कि पाठ्यक्रम में उनका हाँ, कविता आए, कहानियाँ आए, जी। लेकिन और उसके लिए भी कई लोग मार्केटिंग भी करते हाँ, हैं और सोर्स भी लगाते हैं। जी जी लेकिन आपके यहाँ पिताजी की कविता जो महाराष्ट्र हाँ, सरकार ने हाँ, जी, दी है, जी। निश्चित रूप से वो अपनी उससे प्रतिभा बिल्कुल, और पसंद के आधार पर चुनी गई। बिल्कुल। और आई तो हमें भी उस समय बहुत खुशी हुई थी इस बात जी की। जी जी तो अभी जैसे कि आपने सुना कि आज हम दिनकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बातचीत कर रहे हैं। अभी उनके लड़के प्रतीक सोनवलकर जी थे, अब उनकी जो बहू पुत्रवधू डॉक्टर पंकजा सोनकर जी, वो पुत्र सार्थक सोनवलकर जी। पंकजा जी इस समय शुरू से पिताजी मतलब अपने ससुर मतलब पिता के समय उनकी याद में हर साल उनकी पुण्यतिथि जन्मतिथि पर विशाल कार्यक्रम करती हैं यहाँ पर। तो नमस्कार जी। नमस्कार पंकजा केशव जी। आप बताइए, नमस्कार। सृजन संस्थान चला रही हैं आप, और ये जो दिनकर सृजन संस्थान जो निरंतर कार्यक्रम होते हैं साहित्यिक सांस्कृतिक संगीत, तो इसकी गतिविधियों के बारे में थोड़ा बताएं। जी, दिनकर सृजन संस्थान जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दिनकर जी की सृजन यात्रा अनवरत चले, और जो नवोदित रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं को रेखांकित किया जा सके, उनको उनके नवोन्मेष को, चूँकि हम सभी जानते हैं साहित्य में लगातार नवोन्मेष होता आ रहा है, लगातार नवाचार होता आ रहा है। तो नवाचार को आज वर्तमान में हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य पढ़ने वाले और हिंदी साहित्य सुनने वाले बहुत खुले तौर पे, खुले दिमागी तौर पे स्वीकार कर रहे हैं, जैसा कि हम सब जान रहे हैं। तो कविताओं की बात हो या फिर गद्य की बात हो, दोनों में ही नवाचार आज के समय में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए और स्वीकार करके उसे रेखांकित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए दिनकर सृजन संस्थान की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत सभी, चूँकि दिनकर जी स्वयं संगीत के प्रति बहुत अधिक आसक्त थे, संगीत में उनकी बहुत बड़े साधक वो संगीत के थे, साहित्य के भी वो बहुत बड़े साधक रहे हैं। तो साहित्य में और संगीत में विविध प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर और प्रतिवर्ष दिनकर सोनवलकर स्मृति समारोह आयोजित कर हम दिनकर जी की इस सृजन यात्रा को अविस्मरणीय बना देना चाहते हैं। तो आप जो कार्यक्रम करती हैं उसमें गीत संगीत और कविता गद्य पद्य दोनों होते हैं जी उसमें। तो ये जो प्रतीक जी जो उनके पुत्र और आपके पति हैं, और जो आपके साथ और आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके बच्चे भी ये दिनकर जी मतलब उनकी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से वो बहुत प्रशंसनीय है और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है। तो ये जो गज़ल भी गाते थे वो, तो गज़ल का भी प्रोग्राम रहता है आपके कार्यक्रम में? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और एक संयोग ये है कि जब दिनकर सृजन संस्थान की स्थापना आज से 3 वर्ष पूर्व हुई थी, उस समय प्रथम क्या किया जाए इस पर हमारा सोच विचार चल ही रहा था कि हमारे गृहनगर दमोह के 2 गज़लकार, 2 प्रमुख गज़लकार, उनका अचानक से हमसे संपर्क हुआ और उन्होंने कहा हम उज्जैन यात्रा पर आ रहे हैं। तो हमने कहा कि वो बहुत अच्छे गज़ल गायक हैं, अग्रवाल बंधु, जो कि अहमद मोहम्मद हुसैन की गज़लें गा करके और काफ़ी अपना नाम वो विस्तारित कर चुके हैं। तो हमारा दिनकर सृजन संस्थान का पहला कार्यक्रम गज़ल गायकी का ही हुआ। ये आप, मैंने सुना कि पिछली बार प्रतियोगिता भी करवाई थी आपने गद्य और पद्य की, और उनको पुरस्कृत भी किया था जी। इस तरह की भी योजना? जी, हम इस जी दिनकर सृजन संस्थान का हमेशा से ही यह प्रयास होता है कि विद्यार्थियों में रचनात्मकता को पोषित करें, पल्लवित करें, क्योंकि हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी वो किसी भी उम्र का हो सकता है, हर उस उम्र का व्यक्ति जो अपने जो अकादमिक स्तर पर जो वो कार्य कर रहा होता है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रचनात्मकता का बीज उसके मस्तिष्क में होता है। जैसे कि जब आप संस्था चला रही हैं, तो जब उनकी गद्य या पद्य जो भी उनके कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ कविता या कहानी पढ़ती हैं, एक आध जो आप कुछ बताएं।
जी, एक्चुअली बाबा की तो बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो, चूँकि वो अपनी छोटी छोटी कविताओं और बहुत सरल और सहज शब्दों में वो बहुत बड़ा दर्शन दे गए हैं जीवन का। एक कर्पूर उसमें वो कहते हैं कि जीवन में अर्थ मिले ना मिले, जीवन को अर्थ मिले। क्या बात, वाह, बहुत बढ़िया, वाह। तो हमेशा ये दो पंक्तियाँ। इसके अलावा वो कहते थे, मशाल की तरह ना जल सको तो ना सही, ओहो, वाह। मशाल की तरह ना जल सको तो ना सही, अगरबत्ती की तरह जलकर परिवेश को सुगंधित तो कर ही सकते क्या हो। बात है, क्या बात, वाह। तो इस तरह का दर्शन उनकी कविताओं में हमें मिलता है। बहुत, मैंने जैसा अभी आपसे कहा कि सहज और सरल शब्द थे, लेकिन दर्शन बहुत बड़ा था। तो इसी उनके इस दर्शन को, जीवन दर्शन को स्वयं अपनाकर और दूसरों के उस प्रगति में, दूसरों की रचनात्मकता में, सृजनात्मकता में यदि दिनकर सृजन संस्थान कोई सहयोग कर सकेगा तो वो वास्तव में दिनकर सोनवलकर यानी हमारे बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आप सुन रहे थे पंकज जी को, निश्चित रूप से कार्यक्रम करती हैं, निरंतर करती हैं, और मध्य प्रदेश वालों को ये गर्व होता है कि जैसे शरद जोशी जी का नाम है बहुत, सुमन जी को भी बहुत लोग पसंद करते हैं पूरी दुनिया भर में। इसी प्रकार से दिनकर जी की भी चर्चा, उनके साहित्य की चर्चा दुनिया भर के साहित्य जगत में होती है, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया। अब हमारे बीच है आलोक गुप्ता, दिनकर सृजन संस्थान के सचिव हैं। तो नमस्कार। नमस्कार। आप नमस्कार। बताएं गतिविधियों के बारे में। हाँ, दिनकर सृजन संस्थान चूँकि कई तरह के रचनात्मक कार्यक्रम इस साल करने के लिए प्रस्तावित किए हैं। कई कार्यक्रम जैसे हैं जो कि चूँकि कोविड के कारण पिछले कई महीनों से हम लोग कुछ कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। इनमें से बहुत सारे प्रमुख हैं, जिसमें से भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना, निबंध लेखन, साहित्यिक गतिविधियाँ, पुस्तक का विमोचन करना, कवि गोष्ठियाँ करना, परिचर्चाएँ, संगोष्ठियाँ और पर्यावरण संरक्षण संबंधित गतिविधियाँ, कहानी कथन एवं लेखन, कई रचनात्मक गतिविधियाँ, नवोदित साहित्यकारों को साहित्य के लिए प्रेरित करना, साहित्य में नवाचार के लिए नवोदित साहित्यकारों को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के इस वर्ष के कैलेंडर में दिनकर सोनवलकर जी की स्मृति में एक कार्यक्रम नवंबर माह में आयोजित किया है, जो इस साल आयोजित किया जाना है। ऐसे कई छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, जैसे रक्तदान का शिविर है, ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो किए जाने प्रस्तावित हैं। जी, अच्छा। जी, और एक चीज़ गतिविधि में थोड़ा सा मतलब इसमें उल्लेख करना चाहूँगा, जो प्रतीक सर शायद नहीं बता पाए, कि दिनकर सोनवलकर जी ने प्रख्यात पार्श्व गायक मुकेश के समक्ष सागर में उनके ही हारमोनियम पर उन्हीं के समक्ष एक गीत गाया था, जो था आंसू भरी हैं जीवन की राहें, जो उनसे करने वाले हैं। जी जी, हाँ, जी। तो जी, आप जी। सुन रहे थे आप सचिव जी को। अब मैं निवेदन करूंगा प्रतीक जी आए और उनकी गजल से ही समापन करेंगे हम इनका साक्षात्कार। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे कि पाठ्यक्रम में उनकी लेखन आ रहा है, तो हम ये भी चाहते हैं कि सरकार आने वाले दिनों में दिनकर जी पर डाक टिकट भी निकाले और मध्य प्रदेश सरकार उनके नाम का एक पुरस्कार भी घोषित करे। ये मध्य प्रदेश वासी सभी चाहते हैं। तो सर, आप गज़ल बहुत अच्छी गाते हैं, फिल्म गीत अच्छे गाते हैं, तो ये जो रियाज करते थे पापा जी, कि साहित्य में इतने मूर्धन्य साहित्यकार, उसके अलावा गायन में भी जी, तो गायन के बारे में जो रियाज करते थे घर पर। हाँ, अच्छा। वो अपनी हारमोनियम उनकी खुद की थी, उन्होंने रतलाम में खरीदी थी 64 में, अभी भी मेरे पास है वो हारमोनियम। अच्छा। और उस पर वो खुद ही मतलब हारमोनियम बजा कर ही गाते थे और डूब कर गाते थे। और कई बार तो ऐसा लगता था उनकी जो आवाज़ थी मुकेश जी से बहुत मिलती थी। और अगर आपको अगर ये पता ना हो कि ये मुकेश जी की आवाज़ है और दिनकर जी यहाँ बैठे हैं, तो आपको ये लगेगा कि मुकेश जी का कोई कैसेट बज रहा है या उनके कोई गाना बज रहा है, इतना उनकी आवाज़ में सामने था। तो वही जब विट्ठल भाई पटेल के निवास पे जब आए थे मुकेश जी, तो उस समय अमीन सयानी जी ने संचालन किया था बिना का फिल्म। तो मुकेश जी को इंटरवल में जब थकान हुई तो उन्होंने कहा कि किसी से गीत गवाएं, तो पापा ने उनकी हारमोनियम पर उन्हीं का गीत गाया था। उस समय केवल वो 24 साल के थे, वो घबरा भी गए, लेकिन मुकेश जी ने उनको हिम्मत बंधाई और उनके गाने को काफ़ी प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार से जैसा कि दुष्यंत कुमार, जिनका बहुत बड़ा नाम है हिंदी गज़ल के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश से ही हैं, उनकी जो गज़लें थी दिनकर सोनवलकर जी ने ही सबसे पहले कंपोज करके गाई हैं
और उज्जैन में उनकी पहली पुण्यतिथि पे उसका लोकार्पण कमलेश्वर जी ने किया था, जो दुष्यंत कुमार के समधी थे, बहुत बड़े साहित्यकार, उन्होंने उसका लोकार्पण किया। तो ये उनका संगीत में भी उनका बराबर योगदान है, और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कुछ कविताओं को हम स्वरबद्ध करके हम उसको प्रस्तुत करेंगे। तो आप सुन रहे थे, देखिए दिनकर परिवार को और जो इस उनकी जो साहित्यिक यात्रा को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं और उनके नाम को अमर करें। सरकार तो करती है लेकिन परिवार भी करे। तो अब वही बात है, मध्य प्रदेश सरकार से भी हमारा विनम्र निवेदन है, हम भी इस बात से संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी से, शिवराज जी से इस बात को कहेंगे कि प्रतिवर्ष जो मध्य प्रदेश के साहित्यकारों पर सम्मान किया जाता है, सम्मान दिए जाते हैं, वो दिनकर सोनवलकर जी के नाम पर भी सरकार एक पुरस्कार दे। धन्यवाद।